तो सीमा का मतलब पेरीमीटर होगा, इस बात को ध्यान कर लीजिए। सीमा का मतलब कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, मतलब पूरा बाउंड्री की बात किया। सीमा का मतलब बाउंड्री होता है, बाउंड्री को मतलब पूरे सीमा है, तो पूरे 16 है, तो 4-4 का है, 4-4 का है। अब यहाँ पे एक-एक सेंटीमीटर का काट दिया, इसका मतलब है कि बराबर बराबर काटा है, तो पूरा वर्गे खत्म हो गया। यानी वो लंबाई कितना रहा होगा, सीमा कितना रहा होगा, तो टोटल सीमा 16 रहा होगा, तभी जाकर के वो मतलब एक-एक सेंटीमीटर का कटा होगा। आगे समझ में, अर्थात 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितने आ गए, 4 सेंटीमीटर इधर कट गए, 4 सेंटीमीटर इधर कट गया, 4 सेंटीमीटर इधर कट गया, 4 सेंटीमीटर, तो यानी पूरे वर्ग समाप्त हो गए। तो कितने का सीमा रहा होगा, तो 16 का ही सीमा रहा होगा। आगे समझ, तो इस तरह से यहाँ पे सी हो जाएगा। सीमा का मतलब बाउंड्री, टोटल बाउंड्री है, ठीक है। एक बाउंड्री का एक लाइन नहीं हुआ। आगे है रिक्त स्थान को भरना है, 2/3 प्लस डैश बराबर 11/12। 11/12 का क्या मतलब है, 11 का 12 गुना होगा या कितना होगा, बता सकते हैं। 11/12 का क्या मतलब होगा, सबसे पहले यहाँ यही समझना है, तो 11/12 होगा 11/12 का, ठीक है। 11/12 का मतलब हो गया 11/12। तो अब बोला है कि 2/3 का मतलब क्या होगा, तो 2/3 होगा। 2/3 का मतलब 2/3 में क्या जोड़ दे कि बराबर हो जाएगा 11/12। ये चीज़ हमसे पूछा है, मतलब लैंग्वेज में पूछा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि ये 2/3 इधर आकर के घट जाएगा, तो जो भी यहाँ डैश का मान होगा वो हो जाएगा, अर्थात 11/12 में से कितना घट जाएगा, 2/3। और जब 2/3 घट जाएगा तो देख लीजिए 12 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 11 हो जाएगा, घटाओ यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 मरतबा कट रहे तो 8 घट जाएंगे, इसका मतलब 3/12 आ रहा है, तो काट देंगे तो 3/12, तो 1/, कितना आ जाएगा, 1/4। तो 1/4, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है 1/4, हाँ 3/12 दिया हुआ है, लेकिन 3/12 3/12 ही दिया, मतलब 3/12 दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है शब्दों में, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अगला बोला है कि मार्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मतलब माँ है जो चॉकलेट बांटने के लिए दे रही है। कुल मिला के यहाँ पे इतना ही कहा है। मार्लिन ने टॉफिया का 2/7वां भाग आदिति को, 1/6 भाग कमल को और 2/5वां भाग फरहान को और 1/7वां भाग जैरी को दिया। तो अब यहाँ पे सबको भाग दे दिया है। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियाँ बची हो तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफियाँ थी। तो अगर हम सबको जोड़ दे तो कितना आएगा, सबको जोड़ दे तो देख लीजिए कि कितना आएगा। उसमें से आप 2 जोड़ लीजिएगा, वो आ जाएगा आपका। शुरुआत में मान लीजिए कि एक्स टॉफी थी, सपोज मान लो कि सपोज करो कि एक्स टॉफी है, तो एक्स टॉफी का जितना जितना भाग दिया हुआ है, तो आप जोड़ लीजिए, सबका भाग जोड़ लीजिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट भागे जोड़ लीजिए। भाग जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि 7 है, 6 है, बटे में 5 है और 7 है, तो सबका एलसीएम कितना, 210 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा, 210 आएगा। अब 210 आएगा तो इस तरह से जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये जो आएगा, अगर हम 7 से भाग करेंगे यहाँ पे इसको, तो 30 मरतबा कर 30 दूना 60 आ जाएगा। इस तरह से आप जोड़िएगा तो 30 दूना 60 आ गया। इसको भाग दीजिएगा तो 35, उसी तरीके से यहाँ 35 आ जाएगा। फिर 5 से इसमें भाग देने के बाद 2 से गुना करने के बाद आपको 84 मिल जाएगा। इस तरह से आप 30 मिलेगा, उसके बाद लास्ट में 420 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी को जोड़िएगा। तो सबको जोड़ने के बाद देख लीजिए कि कितना आ रहा है। लास्ट में आपको 420, 2 को जोड़ने के बाद 2 को भी जोड़ना है, 2/1 को भी साथ में 2/1 करके भी जोड़ना है, ठीक है। तो लास्ट में कितना आ जाएगा आप देख लीजिए कि कितना आ रहा है। आना ही तो 420 नहीं लाना है, तो आपको इतना जोड़ करके कितना भाग आ रहे हैं सो देख लीजिए कि कितना भाग आ रहे हैं। तो 209 x बटे आ जाएगा आपको 210। अब यहाँ पे इतना भाग आ गया टोटल बंटवारा में, और 2 भाग उसको शेष रह गया हुआ है। तो टोटल चॉकलेट कितना था, x चॉकलेट था, x में से बटा 1 कर देंगे, बराबर में 2 कर देंगे, बराबर में 2, क्योंकि 2 बचा हुआ है इसलिए। टोटल खर्चा कितना हुआ, इतना। 2 लास्ट में 2 को बच गया था, तो लास्ट में से मतलब इसका मतलब x में से घटा करके 2 ही ना बचेगा, तो बराबर में कर लेंगे। और ऐसे करने से कितना आ जाएगा, 1/210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मतलब x/210 आ जाएगा। जब 210 बराबर में 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह तो कितना आ जाएगा, 420। टोटल 420 चॉकलेट थे। इस तरह से सभी भाग को जोड़ लेते हैं। हम एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। आपको क्या करना है, जितने भाग है इसको और इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपको 209/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 209/210। अब 209/210 आ गया तो 1 में से घटा लीजिए। जैसे ही 1 में से घटाइएगा तो 1/210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/210। 1/210 का मतलब है कि x/210 मान लीजिए। अगर x चॉकलेट रहा होगा तो x/210। अब x में से तो लास्ट में 2 चॉकलेट बच रहा है ना, तो x में से अगर हम x/1 में से अगर x/210 को घटा दें तो बराबर में 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। बस इसी को हल कर लीजिए। हल करने के बाद नहीं, x/210 घटाइए के बचा था, सॉरी x/210 घटा के बचा था, तो लास्ट में बराबर में सीधे 2 हो जाएगा, घटाना कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करेंगे तो कितना, 420। समझ में आ गया ना। चलिए आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहा है। आगे में यहाँ कहा है कि एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उनके एक ट्रे रखना चाहता है, मतलब उसमें से एक ट्रे रखना चाहता है जिसमें से ठीक 12 अंडे आते हैं, मतलब एक ट्रे में 12 अंडा आता है। उनमें से अंडों को 9 ट्रे में रखा गया और उसके पास 5 अंडे बचे हैं। तो 9 ट्रे में रखा गया और 5 अंडे बचे हैं। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिसमें कि उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे। तो 9 ट्रे भर दिया तो 12 पंचे 60, कितना है 12 × 108, यही ना। उसने 9 ट्रे और उसके पास 5 अंडे बचे, तो क्या वो और रखेगा तो वो भर जाएगा। 12 को रखना है तो 5 को बचा, सिंपल है। टोटल ट्रे में 12 को रखना है ना, तो अब 5 को बचा हुआ है, इसका मतलब 7 को और रख देंगे तो एक और ट्रे भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। बस इसमें और चीज़ जो है ना फालतू का लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें से यही बोला है कि 12 अंडे प्रत्येक ट्रे में पड़ रहा है। तो बताइए कि भाई हमने 9 ट्रे भर लिए हैं तो उससे कोई मतलब है। आप 50 ट्रे भर लिए, उससे क्या मतलब है। आपको 5 को बचा है ना, तो अगला ट्रे भरने के लिए क्या को चाहिए अंडा, 7 को ना चाहिए, 5 को तो बचा है। आगे समझ में। बस अगला यहाँ 9 ट्रे के बाद 10वां ट्रे, अगर यही चीज़ कहा देता 11 एक और ट्रे भरना है तो 7 को ही होता, कितना निकालने आए। तो अभी तो बोले ना 2000 के 5 नोट निकालना था उसको, ठीक है। हाँ, तो 10,000 ही और 4 नोट 500 का निकालना था, तो 2000 12,000 ये हो गया। अच्छा 12,900 उसको निकालना था, ठीक है। लेकिन निकाली कितना, 2000 के एक नोट और 100 के एक नोट कम निकाल ली। मतलब कहने का मतलब है कि 2100 रुपया कम निकाल ली। निकालना था 12,900 और निकाली 21, इसमें से 2100 कम निकाली। 2100 कम कर देंगे कितना बच जाएगा, 10,800 कितना बचेगा। से निकालने के लिए कितनी राशि, 10,000 आ रहा है ना, लेकिन आ रहा है इसमें ऑप्शन मुझे रखा है कम। 12,900 हो गया। अब इधर 2100 रुपया होगा, 2100 जोड़ देंगे, ठीक है। 2100 रुपया जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। 15,000 आएंगे ना, जोड़ देंगे। आगे देखो, मतलब घट गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसी को भरना पड़ेगा हर हाल में, घटा चाहे फायदा। निकाला तो वो कम ही, लेकिन भरना पड़ा उसको ज़्यादा। उतना कम गया तो कमा 100 अलग और दंड लगा 100 अलग, तो जुड़ेगा ना, ये बात बोला था, ठीक है। बोला है एक मिठाई के दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू और 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले, मतलब ये वजन में दे रखा है। दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डिब्बे में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 750 ग्राम उसमें अट सकता है। अब सारी मिठाइयाँ को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। सारा जितने मिठाई सबको पैक करना है तो कितने, तो सबसे पहले तो देख लेंगे कि कितना किलो हो रहा है। कितना किलो हो रहा है, तो ये देखिए 2 किलो 500 ग्राम है और 3 किलो 250 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 किलो 750 ग्राम और 4 किलो तो 9 किलो 750 ग्राम। 9 किलो 750 ग्राम को हम अगर ग्राम में बोले तो कितना हो जाएगा, 9,000 ही हो गया। अच्छा 9,750 ग्राम हो जाएगा, 9,750 ग्राम होगा कि नहीं होगा। अब बर्टे में कितना हो जाएगा, 750 ग्राम का क्षमता है, तो क्षमता से भाग कर देंगे, संख्या निकल के आ जाता है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 25 से इसको काटेंगे, 3 मरतबे कर देंगे, 25 से इसको काटेंगे, 25 तिहाई 75 और 25 पंचे 125, कितना आ जाएगा, 25 तिहाई 75। उसके बाद कितना बच रहा है, यहाँ बच रहे हैं 225 और 9 मरतबे कटेंगे, कितना मरतबे, 9 मरतबे, 13 तिया 39, 13 की आवश्यकता होगी। कितनी की आवश्यकता होगी, आगे समझ में। मतलब संख्या निकालना है तो क्षमता से भाग कर दीजिए टोटल में, ठीक है। इस तरह से हम क्षमता निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, कभी भी क्षमता निकालना होगा या संख्या निकालना होगा तो क्षमता से भाग करके संख्या निकालते हैं, तो टोटल में आगे ना समझ में। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला, यहाँ बोला है कि एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियाँ क्रमशः हर 30 सेकेंड पर 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 1 मिनट और 75 सेकेंड बाद जल जाती है। यदि सभी बत्तियाँ को एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती है तो अगली बार जब ये एक साथ बदलेगी तो कितने, तो सबका एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ जो भी है सब मिनट है, इसको सेकेंड में बदल दीजिए, 60 कर दीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो 30 45 60 75 का एलसीएम 150 आएगा। कितना, नहीं 150 नहीं आएगा, 300 आएगा, 300 आएंगे। एलसीएम निकालिएगा तो 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 आएगा कि ज़्यादा आएगा, देख लीजिए निकाल के एक बार। 45 से तो कटेगा नहीं, 45 गुना 360, एक बार निकाल लीजिए, देख लीजिए। 75 में क्या को 5 आता है, 1 को 3 और 2 को 5, और उसके बाद 45 में 2 को 3 1 को 5, उसके बाद 30 में आपका आ जाएगा 2 3
5 और उसके बाद है 60 में आ जाएगा 2 2 3 और 5। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे ज़्यादा वाला को लेंगे, बड़ा वाला को, तो बड़ा वाला 2 को 3 यहाँ आया हुआ है, 2 3 तो 2 3 को ले लिए हम, 2 को 2 आया हुआ है तो 2 को 2 ले लेंगे, 2 को 3 तो 3 3 9 आ जाएगा, 4 गुने 4 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, गुना कर लीजिए 100 900 आएगा, कितना आएगा 900 एलसीएम आ जाएंगे। तो 900 एलसीएम जब आ गए तो अब हमको निकालना है कि पुनः फिर से कब बदलेगी, तो इसमें तो मिनट में, इसको ये तो हम निकालें सेकेंड में, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग करने का मतलब है 1 0 से 1 0 पंडा छक्का 90, 15 मिनट के बाद फिर से होगा। तो यहाँ 1:35 के बाद 15 मिनट होगा तो कितना बच जाएगा, 50 होगा ना, 1:50 नहीं होगा, 1:50 में फिर से बदलेगी, ये बोला एक साथ बदलेगी। आगे समझ में क्या करते हैं, ऐसे सवाल के लिए याद रखिएगा कि जब बोलेगा कि फिर से कब एक साथ होगा, तो एक साथ वाला में आपको एलसीएम निकालना होता है, लेकिन याद रखिएगा सब सेम मतलब माप में होना चाहिए, सेकंड में है तो सेकंड ही में होना चाहिए, मिनट में है तो मिनट में ही होना चाहिए, घंटा में है तो घंटे में होना, ये इस बातों पर ध्यान रखना है। तो 1:50 आ गया इसका आंसर, आ गया ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से ध्यान रखिएगा। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर मतलब क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया, एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कर दिया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई और ऊंचाई दिया है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए गए हैं, 6 इंच है, उसके बाद 3 इंच है, 3 इंच है, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने की में ईंटों की कुल ऊंचाई कितनी पंक्तियां होगी, मतलब ईंटों की कुल ऊंचाई की कितनी पंक्तियां होंगी ये बोला गया है। तो ईंटों, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुल निकालना होगा पंक्तियों की संख्या, मतलब कितने आ रहे हैं, 6 इंच का है तो 3 3 इंच है, और यहाँ पे ये क्या चीज़ दिया है, 3 मीटर दे दिया है। इंच और मीटर को ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी इंच मीटर को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ा सकता है। तो मीटर में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, सेंटीमीटर का, इस बात को ध्यान कर लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। अब 1 इंच होता है तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए कि दीवारों की कुल ऊँचाई कितना होगा। अगर इंच में निकालेंगे तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा 137.795 एग्जैक्टली इतना आएगा, आपको ध्यान कर लीजिए, उसके हिसाब से कन्वर्ट करके देख लीजिएगा एक बार। हम आपको बता दिए हैं कि अगर उसको मीटर में बदलें, इसको हम मीटर को इंच में बदलें तो इतना आएगा। अब इतना आएगा तो हमको डायरेक्टली हमको इसमें भाग कर देना है, किससे, तो ऊंचाई से, बस और कुछ नहीं करना, और सब फालतू का यहाँ पे दिया है, सिर्फ ऊंचाई से इसमें भाग कर देना है। इतना मीटर मतलब इतना मीटर का दीवार बनाना है ना, तो उसको 3 से ऊंचाई से भाग कर दीजिए, अपने ईंटों का ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। तो 3 से भाग कीजिएगा तो डायरेक्टली आ जाएगा 45 दशमलव कुछ आ जाएगा। इसमें 45 दिया है क्या, नहीं दिया, 46 दिया है, तो 46 आंसर लगा देंगे। एग्जैक्ट में आएगा नहीं, मतलब दशमलव में आएंगे। आगे समझ में, आइए समझते हैं अगले। बोला 3 जुलाई 2021 को रामा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारियाँ पढ़ती है, जो इस प्रकार हैं। पैक करने का तारीख से लेकर इतना दिन का उपयोग, ये सारी चीज़ पढ़ा है। अब इसके बारे में बोला है कि क्या चीज़ है इसमें, तो यह ध्यान रखिएगा कि इसमें है आपको उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान खराब हो जाने की तिथि गुजर चुकी है। ठीक है, मतलब सामान फेंक देना चाहिए ऐसा बोला। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। तो देख लीजिए देख लीजिए कि पैक कब खराब हो रहा है। ठीक है, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिन तक उपयोग कर सकती है। तारीख कितना था, 3 जुलाई को, ठीक है, पड़ रही है, और 10 जनवरी वहाँ पे लिखा हुआ है 2021, तो कितना दिन हुआ है, वो डेट देख लीजिएगा। डेट देखिएगा तो आपको लगेगा कि वह पैकेट इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह और कर सकती है, मतलब अभी समय बचा हुआ है। डेट मिला के आप खुद से देख लीजिएगा, 1 सप्ताह बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें बोला है अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें से सबसे ज़्यादा कोने हैं, तो उपयुक्त स्थिति के अनुसार उनमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो कथन सत्य होगा, मैं डायरेक्टली आपको कथन की ओर ले चलता हूँ। इसमें कथन ये है कि माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारों, सतहें और कोनों का आधार एक ही श्रेणी के वर्गीकृत किया जाता है। तो जितना माचिस का होगा उतना ही किताब का होगा, तो दोनों सामान को चुनेगा, मतलब किस किनारा कोना बोला है, इसमें सबसे ज़्यादा वाला चुनना था, तो यही दोनों चुनाव हो जाएगा। आगे समझिए, चलिए 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो सिंपल है कि 3 या 3 बंद आकृति जो है ना त्रिभुज होगा। यहाँ बोला है कि एक शहर का तापमान दिया गया है 9 बजे का, फिर प्रत्येक घंटे का तापमान दर्ज हो रहा है, इतना नीचे गिर रहा है, मतलब कमता जा रहा है, तो किस समय वह इतना 17.2 पर आ जाएगा। ये बोला 23 पर है, 23.5 पर, और प्रत्येक घंटा में 0.7 सेंटीमीटर। तो 9 बजे से आप गिरा लीजिएगा, देख लीजिए कि
0.7 कितना ये घटा लीजिए, 17.2 को इसमें से घटाइए तो कितना बच जाएगा, तो ये 0.3 और ये बच जाएगा 8, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा ना 16.3। तो अब इससे क्या करेंगे हम, अब हम 17 ना है, सॉरी 7 घटा दिए, हाँ 6.3 आएगा ना, तो 6.3 आ गया यहाँ पे, तो 6.3 आ गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि वो 6.3 घट गया है, तो कितना देर घटने में लगा होगा, तो जितना 1 घंटा में घट रहा है 0.7, तो 7 से भाग कर देंगे 0.7, 7 नामा कितना होता है 63, 9 घंटा लगा होगा, कितना 9 घंटा लगा होगा ना, तो 9 घंटा लगा होगा। तो अभी देख लीजिए कि 9 घंटा बाद कितना समय आएगा, 9 बजे है, तो 9 बजे के बाद कितना समय आना चाहिए, तो सिंपली हो जाएगा आपका 6 बज जाएगा, कितना बजेगा 6। तो कैसे 6 बजा सो हम बता दिए कि सबसे पहले हमको ये घटा लेना है, समय कितना लाना है हमको, तो लाना है 17.2 पर, तो 17.2 जब घटाएंगे तो 6.3 बच जाएगा, और जब 6.3 बचा तो 1 घंटा में कितना घट रहा है उसे भाग कर दीजिए, 1 घंटा में 0.7 घट रहा है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 63 बचा, 7 नमा 63, 9 घंटा बाद जो है उतना पर आ जाएगा। तो 9 घंटा बाद कितना बच जाएगा, 9 बजे से अगर आप जोड़िएगा तो 3 घंटा बाद 12 बज जाएगा, और फिर 6 घंटा बाद 6 बज जाएगा। तो इस तरह से 6 बजे, इस तरह से ध्यान रखिए। आगे देखिए, दिए गए माध्य माध्यिका और माध्य है, अंकों का माध्य माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। अब देखिए, माध्य माध्यिका से अधिक है, तो निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि माध्य कितना है, पहले तो माध्य निकालेंगे उसके बाद पता चलेगा कि माध्य कितना आ रहा है। तो जब माध्य इसका निकालिएगा तो अब 12 आएगा, देख लीजिएगा निकाल के एक बार, और माध्यिका निकालिएगा तो 14 आएगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जिनको नहीं आता है, माध्य निकालने का मतलब है सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग कर दीजिए, ठीक है, ये माध्य आ जाएगा। तो ऐसा करने से आपको 12 आ जाएगा, ठीक है, जब आप भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको सजाना पड़ेगा, जैसे पहले 1, फिर उसके बाद फिर 1 लिखाएगा, क्योंकि 2 को 1 है, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। जब सजाइएगा तो आधा इधर से छोड़ दीजिएगा, आधा इधर से, तो 4 को इधर से छूट जाएगा, 4 को इधर, तो 1 इधर से ले लीजिए, बीच में क्या है वो इधर से, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कीजिए, जब भाग कीजिएगा तो 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, करके देख लीजिएगा। अब बोला है माध्य माध्यिका से अधिक है, नहीं माध्य तो कम आया है ना, 12 ना आया है, माध्यिका कितना है 14 आया है, तो गलत बोला है। इसमें सही बोला है कि सत्य चुनना है, तो सत्य इसमें कौन है ये देखना है, तो दूसरा सत्य है, माध्यिका जो है ना माध्य से ज़्यादा है। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार जाकर ट्राई कर लीजिएगा। आइए यहाँ देखिए, यहाँ बोला एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार समिति को कौन है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज का कौन हो सकता है ये बोला है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए आपको ध्यान रखना है 120 है, 240 है, 360 है, यही समबाहु त्रिभुज के लिए घुमावदार समिति के लिए हो सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात जो भाग लगते जाए, जो 60 से, मतलब कहने का मतलब 120 से भाग लगते जाए वही होता है, याद रखिएगा घुमावदार के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दिए गए पैटर्न का अगला पद पूछा है, तो ये तो रीजनिंग से पूछ दिया है आपको, 1 दिया है, फिर 4 दिया, फिर 9 दिया है, फिर 16 दिया है, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आएगा। 25 वाला कितना है, 2 ऑप्शन में है, अब यही दोनों में से कोई होगा। तो अब ये देखना है हमको कि जेड आया, जेड से 1 घटते हुए चला गया है, तो डब्ल्यू से 1 पीछे आएगा तो कौन आएगा, भी आएगा। अब डब्ल्यू से तो भी इसी में ने दिया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 45 का हो जाएगा बी। समझ गए होंगे, ये सब तो जानते ही हैं पहले से भी। अब बोला है ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है, चरण स्तर नहीं है, ऐसा बोला है कि कौन नहीं है बेन हेले के हिसाब से, तो हम बेन हेले के हिसाब से सब बताए हुए हैं। मूर्त संचालन नहीं है बेन हेले के हिसाब से, इस बातों को ध्यान कर लीजिए। आगे देखिए, इसमें क्या बोला है कि गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित है, मतलब व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है छात्रों के अवधारणात्मक समझ आते हैं, और संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति आते हैं, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। फेल पास वाला बात नहीं आता है, फेल और पास बच्चों की संख्या के प्रतिशत के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति देखना होता है, तो ये गलत है। केवल वाला तो इससे भी गलत होता है। गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना, ये भी गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर ए और सी जो है सही है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या कहा है, अगला बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। गणित के मानचित्रण में कौन सही नहीं दिया गया है, तो इसमें सही यही नहीं है। मानचित्रण केवल अपने आसपास के मानचित्र, केवल वाला वैसे भी गलत होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो यही गलत है। बाद बाकी ये सब सही है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सही वाला ध्यान रखना आपका काम है। चलिए आगे देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है, तो ये ऐसा प्रश्न तो आप कई बार कर चुके हैं कि बंद सिरे वाला, ये बंद सिरे वाला प्रश्न होगा 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्या, तो आसानी से जो फिक्स है वही बोलिएगा, दूसरा तो बोलिएगा नहीं। ऐसे परिस्थिति में ये बंद सिरे वाला है। बाद बाकी खुला सिरा का प्रश्न है, खुला सिरा वाला क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखिए 50 नंबर, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है, मतलब संख्या के प्रकार और उपयोगिता कौन नहीं है, तो संख्या के प्रकार और उपयोगिता सौंदर्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा। गणना संख्या होता है, क्रम सूचक संख्या होता है, अंकित संख्या होते हैं, लेकिन सौंदर्य परक संख्या कोई नहीं होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले को समझते हैं। अगला क्या कहा है कि लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों के अपनी मेज की लंबाई मापने की बजाय
बिलांद मतलब हाथ और पेपर के क्लिप से मापने को कहती है। मतलब अपना हाथ से मापने के लिए कह रही है। इस क्रियाकलाप को करने के अति उपयुक्त कारण क्या है? मतलब ऐसा कार्य क्यों करवा रही है अध्यापिका? तो ऐसा कराने का कार्य है, मैं आपको बता दूं, इसका हो जाएगा क्योंकि वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों को आवश्यकताओं को समझे कि मानक इकाई की क्यों ज़रूरत है। जब वो हाथ से मापेगा तो उसका हाथ अलग अलग आएगा, तब कहेगा इसीलिए हमको एक माप बनाना चाहिए ताकि सब बराबर माप सके। इसीलिए नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि कोई अपना हाथ से नापेगा, कोई अपना हाथ, इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यही अध्यापिका सिखाना चाह रही थी। ठीक है, आगे बोला है कि एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर, जिसको पैमाना कहते हैं, निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का एक विषय पढ़ाने जा रही थी। छात्रों को भ्रांतियां हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति सम्मत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो है ना भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है? मतलब ऐसे जब दुविधा आ जाए विद्यार्थी के पास, तो अध्यापिका कैसे जो है इसको दूर करेगी? तो इसको दूर करने के लिए अध्यापिका ध्यान रखिएगा कि जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं, तब अध्यापिका को बच्चे का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनकी विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। मतलब इसका अर्थ क्या है, इसकी ओर ध्यान करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा। आगे है कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। मतलब ये प्रश्न पढ़ रही है, अगर वे 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ तो उत्तर क्या होगा? मतलब ये प्रश्न पढ़ी तो छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0 है। मतलब 2 दहाई में से 2 इकाई, मतलब उसका मतलब हो गया 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 आएगा। तो बच्चा मतलब 0 जवाब दे दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपरोक्त संदर्भ सही है? ऐसा मतलब कौन सा संदर्भ सही है? तो संदर्भ यह है कि छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का उपयोग करना होगा, तब जाकर के वो स्थानीय मान समझेगा, अन्यथा वो समझ नहीं पाएगा। नहीं तो वही 2 दहाई या 2 इकाई को वो 0 मान लेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। बोला है कि विभिन्न भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप एक डैश है। मतलब जो मोड़ने वाला जो कार्य होता है वो जो है क्या कैसा कार्य है, ऐसा बोला गया। तो ये कार्य जो होता है ये एक पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप है। पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप मतलब पहले से ही विषय वस्तु में तय है, वही क्रियाकलाप किया जा रहा है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए आपको ध्यान रखना है, अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एनसीएफ 2005 का मानना है कि गणित का चिंतन और तर्कन का एक निश्चित तरीका अवस्थित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। कैसे चरितार्थ की जा सकती है? तो यह चरितार्थ अन्वेषण के उपागम के हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके की जा सकती है। अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ के की जा सकती है। छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करके की जा सकती है। मतलब इस एनसीएफ को चरितार्थ करने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। आइए हम आगे समझते हैं, आगे क्या है। आगे बोला है कि एक गणित की शिक्षक के रूप में आप बच्चों को गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? मतलब जो भी शिक्षक है उनको परामर्श क्या देना चाहेंगे आप गणित के शिक्षक के रूप में? तो आप परामर्श देंगे कि बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधि का ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक बनिए, तब जाकर के वो अवधारणा को समझ पाएंगे। ये चीज़ आप शिक्षक को सलाह दे सकते हैं। उसके बाद है कि एक कथन है कि शिक्षक छात्रों के संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। तो कहाँ पे ज़्यादा अनुकूल है ये चीज़ बोला गया है? तो ये अनुकूल ज़्यादातर आगमनिक विधि में ज़्यादा अनुकूल शिक्षक जो है आगमनिक विधि में ज़्यादा सुसाध्य होंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थी को अपने आस पड़ोस में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। मतलब आंकड़ा जुटाने के लिए लड़के लड़कियों को कहा जा रहा है शिक्षक के द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्त वर्णन करता है? तो क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है ये चीज़ बोला है। तो क्रियाकलाप का मेन उद्देश्य है कि प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय, मतलब उनको जो है ना प्रबंध कैसे करेंगे उसका परिचय शिक्षक करा रहे हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलाय द्वारा किया गया समस्या समाधान चरणों में नहीं है? मतलब पोले कोई समस्या समाधान दिए हैं, उनमें से कौन नहीं दिए हैं ये चीज़ बोला गया। तो नहीं देने में पुनः योजना बनाना नहीं दिए हैं, समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना का संचालन करना ये दिए हैं। पुनः योजना बनाने के बाद पोल्या ने नहीं किया है। आइए समझते हैं हम ईवीएस को। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ को मारे जाने का मेन रीजन है त्वचा। ठीक है, त्वचा के लिए। आगे है बोरा चिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह किस्म कहाँ पाया जाता है? बोरा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बोरा जो है आपको असम में मिलता है, चिपचिपा किस्म का है। आगे है सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल के त्वचा को
रूपेखन से बचाने के लिए उपयोग करती है। मतलब क्या चीज़ का घोल मिला लगाती है, तो वो लगाती है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू, ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको। आइए देखते हैं अगला। बोला है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसले बनाने वाली पक्षी कौन है? तो झाड़ी से लटक कर घोंसला बनाने वाला पक्षी का नाम है आपको सूर्य पक्षी, सनबर्ड जिसको कहते हैं। सनबर्ड के बारे में हमने लिखाया था, ठीक है। सनबर्ड है जो सूर्य से लटका हुआ रहता है। और भी चीज़ें मैंने लिखा दिया है तो उसको भी आप देख लेंगे। ट्रेन टिकट पर NPR क्या दर्शाता है? तो ट्रेन टिकट पर NPR जो है ना, यात्री का नाम रिकॉर्ड पूरा रहता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये 10 डिजिट वाला नंबर होता है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। 10 डिजिट आपकी पूरी जानकारी होती है। जो NPR में शुरू का जो 3 डिजिट होता है वो आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं उसकी जानकारी होता है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? मतलब मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को हम क्या बोलते हैं? तो ये माँ की बड़ी बहन को हम अम्मुमा बोलते हैं। इस बातों को ध्यान, मलयालम भाषा में अम्मुमा बोला जाता है। सॉरी अम्मुमा नहीं, बलियाम्मा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बलियम्मा बोला जाता है। मतलब बड़ी माँ को बलियम्मा, ब से बड़ी, बल्ली, आया से अम्मा से अम्मा। इस बातों को ध्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो आपको पता है कोझिकोड केरल में है, तो ऑलरेडी पहले से भी पता है। और भी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। बलसार गुजरात में है, पड़ता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उडुप्पी जो है आपको ध्यान रखना है, उडुप्पी कर्नाटक में पड़ता है, और मालखेड़ा राजस्थान में पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो याद रखना चाहिए आपको, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। गाँव का नाम उनमें उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। मतलब कहने का मतलब है कि कई खेजड़ी पेड़ के कारण गांव का नाम पड़ गया, ये ध्यान रखिएगा। इस गांव के लोगों पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में ये गांव है, मतलब ये गांव कहाँ है? तो राजस्थान में। खेजड़ी जो है ना, राजस्थान का पौधा है जिसे हम सम्मी का वृक्ष भी कहते हैं। जलवायु शुष्क चाहिए यहाँ का, ठीक है, और मरुस्थलीय पेड़ है खेजड़ी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, हाथियों का झुंड का मुखिया कौन होता है? तो मादा जो हाथी होती है, बड़ी हाथी, उम्रदराज मादा होगी, वो झुंड होता है। तो मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया आपको कि नर जो होगा हाथी के झुंड के पीछे चलता है, ठीक है, और पीछे चलकर अन्य नर हाथी को झुंड के पास आने से रोकता रहता है। ये सब काम है। मिट्टी बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। किसके द्वारा मजबूत बनाते हैं? तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हम बेक करके मजबूत बनाते हैं, बेक करके, ठीक है। आगे है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार में आता है। तो दांत दर्द के उपचार में हम आपको बता दिए हैं कि दांत दर्द के उपचार में आपको लौंग आता है, जो दांत दर्द में आता है। वही सौंफ की बात करें तो सौंफ में आपको पचाने में, आँख की रोशनी बढ़ाने में, वजन को घटाने में, मस्तिष्क के लिए फ़ायदेमंद होता है। वही अगर हम मेथी की बात करें तो मेथी बालों को झड़ने से रोकने में बचाता है, ठीक है, हृदय रोग से बचाता है, पेट रोग से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अफीम की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो अफीम के बीज से बाल के लिए लाभदायक होता है अफीम का बीज, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए हम आगे समझते हैं। बोला गेहूं के आटे से चपाती बनाने की कर्म। तो ये तो सबको पता है कि कैसे कैसे हम लोग चपाती बनाते हैं। पहला ही होगा, गूंथते हैं, फिर छोटी लैया बनाते हैं, फिर लैया बनाकर बेलते हैं, फिर आग पर पकाते हैं। ये तो सबको पता है जो रोटी बनाता होगा। चलो, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और डैश प्रदर्शित करते हैं। तो नृत्य में मुद्रा और, ध्यान रखेंगे, मुद्रा और भावनाएं को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब किस तरह की भावनाएं करना है। जब नाच कोई कर रहा होता है तो उस समय उसकी भावना और उसकी मुद्रा जो है ना, किस मुद्रा में वो नृत्य कर रहा है। चलिए, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं तो सांकेतिक भाषा से सीखेंगे सिंपली। निम्नलिखित में कौन से अन्य भिन्न है? तीनों में से कौन भिन्न है? तो सब में पर्वत भिन्न है, सब में पानी है, ये सब में मतलब सब समान एक पर्वत है, ये नहीं है। पर्वत है कहाँ ऊपर है? पहाड़ है। पर्वत नहीं है, पहाड़ है, पर्वत भिन्न है। चलिए आगे देखिए, 70 देखिए। बोला है कि पर्यावरण के अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति इंगित करेगा। किसको, कौन से लाइन जो है ना बाल केंद्रित बताता है, जो बाल केंद्रित। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित आपको बता रहा है A, B और C। अर्थात कहने का मतलब है कि आप D को छोड़कर सभी बाल केंद्रित बता रहे हैं। स्कूल में विद्यार्थी के जीवन स्कूल के बाहर से जोड़ देना चाहिए, ठीक है। रटने को घटाना चाहिए। हतोत्साहित करने का मतलब घटाना, ठीक है। आप प्रोत्साहित करना का मतलब बढ़ाना, यह ध्यान रखेंगे। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करें, मतलब किताबी शिक्षा को छोड़कर आगे बढ़ें, ये चीज़ बोला गया। स्कूल घर समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा, कोई सीमा नहीं होना चाहिए।
सबको बराबरी का हक रहना चाहिए, ये चीज़ बोला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए उद्देश्य हो सकते हैं, मतलब प्राथमिक स्तर के उद्देश्य कौन हो सकते हैं। तो इसमें उद्देश्य हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब देखिए कैसे हो सकता है। विद्यार्थी को अपने स्वयं सीखने की चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करिए। ठीक है, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थी को आकर्षित कीजिए। सही है। विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित विकास के प्राप्त करने के रूप में नहीं, मतलब प्रतिभागी के रूप में आप कीजिए, ज्ञान को विकास करने के रूप में नहीं। देखिए, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को सिखाने के लिए संसाधनों का एक मात्र आधारित, एक मात्र वाला गलती हमेशा होता है, केवल और मात्र वाला हमेशा गलती होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के लिए आपको ध्यान रखना है, कक्षा 3 से 5 तक। हाँ, कक्षा 3 से 5 एनसीएफ जो है, एनसीएफ एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक और किसको किसको लिया है, यही सही होगा। आप देख लीजिए, कई बार बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ईवीएस की एक कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर काम किया जाना चाहिए। तो ईवीएस की कक्षा में विवरण पर काम जरूर किया जाना चाहिए। ठीक है, विवरण पर किया जाना चाहिए। आइए, प्राथमिक स्तर के ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए चुनौती जो है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर, मतलब अगर हम विद्यार्थी को खुद करने के लिए देते हैं तो एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि अगर वो गलती भी हो रास्ता पर जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस थीम से में उप थीम शामिल है। किस थीम में उप थीम शामिल है। तो याद रखेंगे कि थीम में उप थीम जो है परिवार और दोस्त। ठीक है, परिवार और दोस्त, यानी कि परिवार में ही दोस्त, परिवार और दोस्त में उप थीम शामिल है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। तो किस में दिया जा सकता है। तो याद ध्यान रखें, सही गलत के रूप में विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा जो है ना प्रमाण दिए जा सकते हैं। और उसके बाद भी है, आपको ध्यान रखना है, उसके बाद सी भी सही है, प्रयोग द्वारा भी दिए जा सकते हैं। और उसके बाद आपको बी द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा भी, लेकिन वर्णन द्वारा नहीं दिए जा सकते। तो 20 या राइट आंसर इसका हो जाएगा, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, ए बी सी द्वारा, ये गलत है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ए बी सी इतना द्वारा दिया जा सकता है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थी के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, मतलब यात्रा थीम जो है केवल विद्यार्थी के लिए अगर सार्थक होगा, यदि क्या होगा, तो यदि मुद्दों को आसपास बहस आयोजित की जाती है। मतलब अगर आसपास को अगर करेंगे ना, तो यात्रा थीम जो है आसपास में कीजिए तो विद्यार्थी के लिए सार्थक होगा, क्योंकि विद्यार्थी सब कुछ जाना हुआ रहेगा तो सार्थक हो जाएगा। अगर यही चीज़ दूर जाइएगा तो यात्रा ज़्यादा सार्थक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विद्यार्थी उसको नहीं जानता होगा। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक या ईवीएस के सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। तो ईवीएस को सीखने के लिए आपको ध्यान रखना है, अच्छा संसाधन क्षेत्र भ्रमण, सबसे अच्छा संसाधन अगर कोई है तो क्षेत्र भ्रमण, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो जल थीम को जो है अगर हमको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अगर प्रभावी ढंग से सीखना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप भूमिका निर्वाह के द्वारा भी सीख सकते हैं, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा भी सीख सकते हैं, और क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा नहीं हो सकता है, इस बातों को ध्यान रखें। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। आइए हम बोला ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं, क्योंकि मतलब ईवीएस में सब कुछ वास्तविक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, ये चीज़ बोला गया है। तो ऐसा होने का कारण है कि आपको वे सूचना सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, मतलब इसी से हमको सूचना मिलते हैं। विद्यार्थी शिक्षकों के और समुदायों को प्रेरित करते हैं, ये भी सही है। और वे जो है ना उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम परिचित होते हैं। तो यहाँ तक ये सभी सही हैं, अर्थात डी इसका सही हो जाएगा। ये आप डी वाला गलत है। ईवीएस शिक्षण शास्त्र का आसान बनाता है, नहीं, शिक्षण शास्त्र को आसान बनाने का काम नहीं करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ईवीएस को सीखने के मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किस पर ध्यान केंद्रित, हम आकलन का ध्यान केंद्रित करेंगे, तो इसमें जो है सीखने के लिए हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर ईवीएस सीखना है तो सीखने के लिए हमको ध्यान केंद्रित करना होगा। आगे है, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित और मौखिक दृश्य तक सभी घटनाओं के उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, क्या चीज़ का कर रहा है, शिक्षक जो है आपको ध्यान रखना है कि शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स को। और रूब्रिक्स क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रूब्रिक्स जो है आप एक बार देख लीजिएगा नोट्स में, क्योंकि याद करके रखिएगा। ईवीएस में आत्म आकलन क्या है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में आकलन है, कौन सा होगा सही। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में भी आकलन होता है, और परिमाण के निर्णय के बारे में भी सीखना, ये तीनों सही है, सीखने का आकलन नहीं है, इस बातों को ध्यान
रखेंगे। आइए हम समझते हैं, लास्ट प्रश्न है, ईवीएस का सीखना आधारित है, किस पर आधारित है? तो ईवीएस का सीखना आपको आधारित है सरल से जटिल की ओर। तो इस तरह से आपको सारे बात ध्यान रखने हैं। आइए हम अब अगले दिन मिलेंगे।